माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें।
अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ। महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है।
एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा। देखिए, बनारस संसदीय क्षेत्र का इलेक्शन प्रदेश में ही नहीं, पूरे जनपद का सबसे हॉट सीट है और सबसे प्रतिष्ठापरक लड़ाई है वहाँ पे। और अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय, जो कुछ भी हो, लड़ाई तो है। अजय राय एक ऐसे प्रतिस्पर्धी हैं नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो तीसरी बार, लगातार तीसरी बार कहा जाए, मोदी के सामने खड़े हैं। सन 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए थे, तो उस समय भी अजय राय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने आए थे। दूसरा एक और मामला है कि दोनों बार वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। पहली बार सन 2014 के चुनाव की अगर विश्लेषण किया जाए तो उस समय आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने दिल्ली से वाराणसी आए थे और उन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन वो चुनाव का परिणाम ये रहा, लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अजय राय उस समय भी तीसरे नंबर पर थे। अब बात 2019 की जाए तो नरेंद्र मोदी को फिर चुनौती देने अजय राय आए। इस बार भी वो तीसरे नंबर पे ही थे। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को जगह मिली थी, और शालिनी यादव जो अब इस समय खुद भाजपा में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय, ये तीसरी भिड़ंत सन 2024 में है। अजय राय फिर कांग्रेस के टिकट पर और संयुक्त गठबंधन के इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने उतरे हैं। आपने खुद वहाँ का दौरा किया है, तमाम मतदाताओं से बातचीत की है, और ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू जरूर है, लेकिन अजय राय भी अपना प्रभाव तीसरी बार के इस चुनाव में छोड़ने में जरा भी कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार बसपा ने वहाँ से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है। मतदाताओं का निर्णय ईवीएम में बंद हो चुका है और अगले 24 घंटे 36 घंटे में उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जो ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है बनारस की, जिस पर पूरे देश की या कहें दुनिया के तमाम विश्लेषकों की और तमाम पॉलिटिशियंस की निगाह लगी हुई है, ये जब इसके परिणाम खुलकर आएंगे तो लोगों के लिए ये बड़ा मान्य नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और अजय राय तीसरी बार हार गए। अगर इसका उल्टा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन
अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 3.5 लाख का चुनाव पहले से दूसरे में यानी 2019 में उन्होंने तकरीबन 1 लाख का अंतर बढ़ा दिया था जब शालिनी यादव इनके सामने चुनाव लड़ने आई थी अरविंद केजरीवाल के बाद। इस बार मुख्य प्रत्याशी के रूप में अजय राय हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इनसे इनकी सीधी लड़ाई है और क्या परिणाम आएगा इससे नहीं मतलब है। मतलब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर अपना दोबारा इस चुनाव को जीतते हैं, दोबारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, तो क्या वो पिछले से ज़्यादा अंतर से जीतेंगे? लोगों के अंदर ये सवाल है। लोगों के अंदर ये भी सवाल है कि बनारस को क्योटो बना देने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी इस बार जीतने के बाद बनारस को और क्या देंगे? अजय राय के बारे में अगर मैं बात करूं तो अजय राय ने अपनी राजनीति इसी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार वो विधायक भी रहे हैं। बाद में खुटपुट होने पर पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में आए और कांग्रेस से भी ये विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो सबसे बड़ा मसला ये है कि नरेंद्र मोदी कितने अंतर से चुनाव जीतते हैं। तीसरी बार अगर वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो क्या वो अंतर बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। लगातार बनारस में मुद्दे चुनाव में पूरे देश की तरीके से राम मंदिर भी छाया रहा, विकास भी छाया रहा, लेकिन बनारस के अपने मुद्दे हैं, बनारस का अपना विकास। बहुत से लोगों का कहना है कि क्योटो की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने बनारस का वास्तविक स्वरूप बिगाड़ दिया। बहुत लोग कहते हैं कि जो विकास की नई लौ आई है वो जनता को उसके रोजगार, उसके जीवन, सामान्य जीवन में बहुत सारे अंतर पैदा करेगी। बनारस का और बनारस के चारों तरफ होते विकास को देखते हुए अगल बगल के ज़िले भी बड़े आशान्वित हैं, बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि इस विकास का असर उनके यहाँ भी पड़ेगा। जब पूर्वांचल की विकास की बात होती है, पटेल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात होती है, तो उसका केंद्र बिंदु बनारस ही होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वो कितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और अगर अजय राय जो लगातार लड़ रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी से जीतने में असफल होते हैं, इस बार फिर चुनाव हारते हैं, तो वो क्या दूसरे नंबर पर आएंगे? ये सारी चीज़ें हैं। और क्या चौथी बार भी वो लड़ेंगे? ये भी कई तरह के सवाल जनता ने हम लोगों से जानना चाहा। प्रेस बुलाने का मतलब था कि हम मतगणना के पूर्व ये प्रेस बुलाई गई और कल मतगणना है, और मतगणना में उम्मीद है कि जो जनभावना है, जो मशीनों में बंद है, उसका खुलासा होगा और वो परिणाम निकल करके आएगा। जो बेसिक प्रोटोकॉल और रूल्स के तहत हर पार्टी की तैयारी होती है, उसी तरीके से हमारी भी तैयारी है, और इस समय हमारी तैयारी के साथ साथ जनता की भी तैयारी है, और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जीत का। देखिए, दो तरीके की मीडिया है। एक आप जैसे मनुभाव हैं जिन्होंने जा कर के जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था देखा है कि किस तरीके से जनता उतावली थी वोट करने के लिए, जनता किस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी एनडीए के खिलाफ। एक तरफ एक और मीडिया है जो अपने मन से लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए एक एग्जिट पोल जो है वो दिखा रही है। तो मुझे लगता है सत्यता जो है वो देर हो सकता है, लेकिन सामने तो अवश्य ही आएगी। तो कल तक का इंतज़ार है, सामने आप लोगों के रहेगा। इंडिया कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और इंडिया गठबंधन उतनी नंबर ऑफ सीट से जीत रहा है जितने से हम पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बचपन सर का क्या हाल रहेगा? देखिए, जौनपुर जो है वो समाजवादी गढ़ आज से नहीं, हमेशा से रहा है, और इस बार तो जनता भी पूरा पूर्ण बहुमत और पूरे मन धन तन से साथ में रही है। तो डेफिनेटली हम जौनपुर की दोनों सीटें जीतेंगे। जीत का अंतराल कितना रहेगा?
अब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है नंबर ऑफ वोट पे या कितना मार्जिन रहेगा, लेकिन मैं वापस से दोहराऊंगी कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद रखती है? प्रशासन से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये देश का जो चुनाव है संविधान को बचाने का चुनाव रहा है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव रहा है। तो प्रशासन भी लोकतंत्र को बचाने में अपनी पूरी भागीदारी देते हुए निष्पक्ष सारी चीज़ें करेंगे। दोनों सीटों पर जीत दर्ज होगी जौनपुर की? डेफिनेटली। थैंक यू। कल को लेकर के जो पार्टियों की तैयारी होती है, जो कैंडिडेट की तैयारी होती है, हमारे एजेंट हैं, एजेंट्स सभी पहुंचेंगे समय से और मतगणना कराएंगे, उस पर नज़र रखेंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो बताएंगे। जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल के बारे में अभी माननीय विधायक जी ने बताया नहीं, मैं भी इन्हीं की राय से अपने को मिलाता हूँ। वो सही नहीं है, वो भ्रम फैलाने की बातें हैं। जो यथार्थ में जो सही चीज़ें हैं पूरे देश में जहाँ तक हमारी जानकारी है, इंडिया गठबंधन की बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहीं नज़र नहीं आई। अच्छा, आपकी सीट को कुछ लोगों ने जीत को दिखाया है, तो क्या लग रहा है कि वो भी गलत है? नहीं, अब आप ये कहेंगे कि वो 400 पार दिखा रहे हैं, 300 पार दिखा रहे हैं, तो कुछ तो जीतेंगे ना वो, कुछ तो जीतेंगे ना वो। आपकी जीत को लेकर हम जो आम जौनपुर की सम्मानित जनता की राय है, जो उन्होंने ईवीएम में बंद किया है, पहले भी वो कहते हैं कि आप जीतेंगे, मुलाकात होती है, आप लोगों से बातचीत होती है, तो दोनों सीटों के लिए कहते हैं, मछलीपुर जौनपुर सदर के लिए, दोनों के लिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमें पूरा भरोसा है कि जब कल रिजल्ट आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। क्या लगता है सर, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे पूरे देश में? ये जो एग्जिट पोल आया है इसके हिसाब से तो चौंकाने वाले आएंगे, बाकी हमें तो पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या पता है कि हमें ये पता है कि लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को पूरा स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, और बम्फर जीत के जाएगी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। जीत की मार्जिन है? जीत की मार्जिन से जीत का मार्जिन अच्छा होगा, लाखों में, हजारों में। एग्जिट पोल के पक्ष में अगर फैसला आता है तो क्या ईवीएम पे ठीक कैसे आता है ना यार? नहीं, ये बातें कोई पूछने की नहीं है। एग्जिट पोल में नहीं आए। अब कल्पनाओं पर आपको क्या आंसर दिया जाए? नहीं, हम नहीं ले लिया जाएगा। ये करें अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ईवीएम पे ठीक बात भी यही होगा। नहीं भाई, अभी आप कल्पना आएगा तो मिलेगा, उसका जवाब तब दिया जाएगा ना। अभी तो एडवांस ये होगा तो ये क्या किया जाएगा, ये होगा तो क्या किया जाएगा, जब होगा तब की बात होगी। जब हो जाएगा तब पूछेगा, तब बात से आज हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये रहा है कि हम समाजवादी पार्टी, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग से मेरी स्पष्ट रूप से मांग है कि कल मतगणना निष्पक्ष रूप से कराई जाए, और निश्चित तौर पर जब निष्पक्ष मतगणना होगी तो जनता का जनादेश हमारे पक्ष में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या निर्देश आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश यही है कि समाजवादी पार्टी के लोग निष्पक्ष मतगणना के लिए वहां एजेंट जाएं और सतर्क रहें, और वहां प्रशासन से निष्पक्ष रूप से काम करें, मैं वहां भागीदार हूँ। जो एग्जिट पोल है उस पर कोई घबराने की या उसमें भ्रम में पड़ने, कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। कल एग्जैक्ट पोल जनता का आएगा, और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन और जौनपुर के इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। और हमारी सम्मानित बस्ती शहर की प्रत्याशी इधर हमारे बैठे समाजवादी पार्टी जौनपुर के जिलाध्यक्ष की हैसियत से, अपने माननीय विधायकगण की हैसियत से, माननीय वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आपका स्वागत प्रमाण करता हूं कि मैंने आज प्रेस वार्ता
मतगणना के पूर्व संध्या पे आपको आमंत्रित किया, इसलिए आमंत्रित किया कि कल गणना होनी है और जिस तरीके से गणना के पहले एक क्रोनोलॉजी या एक स्थिति पैदा की जा रही है, ये एग्जिट पोल के द्वारा हम समाजवादी पार्टी के नेतागण और लोग और जनता का जो पोल है, क्योंकि पहला रिएक्शन सर, पहला रिएक्शन एक मिनट तो हम मतगणना शुरू नहीं हुए हैं, उसके बाद रुझान आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे और आपको वैसे भी रिजल्ट जीत के प्रति कितना आश्वस्त है अभी? आश्वस्त तो है, लेकिन अब थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, थोड़ा डर तो अंदर से रहता ही है। जिला प्रशासन की जो प्रक्रिया उससे संतुष्ट हैं? पूरी उम्मीद है कि जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारी निष्पक्ष मतगणना कराएंगे, उम्मीद है। मैं सूचना विभाग से हूँ। होगा, जनता ने जिसको वोट दिया है वो जीतेगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है अपने आप? अब हर आदमी आश्वस्त रहता ही है जब लड़ता है, नहीं तो लड़ ही न पावे। जीत के प्रति आखिरी राउंड तक, आखिरी दम तक रहता है। लेकिन एक बात बहुत आज के इस मौके पर कहूँगा, बहुत अहम बात, कि ये जो देश की राजनीति, जौनपुर की तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीति जो जा रही है, ये जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि चोर लोग ही आगे बढ़ेंगे पैसे के बल पर, जिन्होंने आपका पैसा चुराया है, कि बेदाग आदमी को भी जनता कोई तवज्जो देगी। बस ये जो होने के नाते मैं आया हूँ। सुबह मैं गया वाराणसी, काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, शीतला माई धाम से दर्शन करके आए। अभी आप कोई रुझान आपको पता चला है? मुझे भी कुछ थोड़ा मोबाइल पीछे कर भैया, थोड़ा सा। अच्छा, तो जीत को लेकर कुछ आश्वस्त? कितना आश्वस्त है आप? जन समर्थन जो दिखाई पड़ रहा था मतदान होने तक, मतदान के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके मतदान हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अभी शुरुआती रुझानों में जो आया बैलेट पेपर का, उसमें मुझे उसकी कोई जानकारी है। मोदी जी पीछे चल रहे हैं अभी बनारस में, मुझे इसकी उसमें कोई जानकारी नहीं। ठीक। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के
खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया।
मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? जी देखिए, हमारी सरकार ने कहा है 30 लाख वैकेंसीज को खाली करने का काम करेंगे। जो नौकरी बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिला, जो पेपर लीक हुआ है, उसकी आवाज उठाऊंगी मैं। जो पिंडरा में काशी द्वार के जो किसान धरना दे रहे हैं, उसके लिए मैं पॉइंट रखूंगी लोकसभा में। और जो अमूल फैक्ट्री है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, गुजरात से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, वो उसकी आवाज उठाऊंगी मैं। और जो ये रेलवे ट्रैक बनाने का यहाँ पे जो फोटो ब्रिज बना के काम करेंगे। और मैं ये भी कहूंगी, खासकर जो महिलाएं हैं जो हेजिटेशन करके बात रख रहे हैं, उनको मैं फ्रंट फुट रख के राजनीति करूंगी यहाँ पे। मछली सर की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगी कि इस बार संविधान बचाने वाले की जीत हुई है, जो संविधान हरा रहे उनकी हार हुई है इस बार। और जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे 400 पार का नारा, आज उनको जवाब मिला बहुत ज्यादा। ये जीत किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय जनता को दूंगी। चुनाव जनता लड़ रही थी, क्योंकि संविधान खतरे में था और संविधान बचाने का बताइए। आगे से मोबाइल नीचे करिए, आईडी नीचे करिए भाई साहब। आप लोग अपनी जीत पर क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन, अपनी जीत पर क्या कहना चाहेंगे कुशवाहा जी? सबसे पहले आपके माध्यम से जौनपुर की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। अब हम लोग चुनाव जीत गए हैं, पूरा एक ध्यान होकर के सबकी सलाह मशविरा करके जौनपुर के विकास के बारे में काम करेंगे। और साथ में मैं इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस पार्टनरों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, बीआईपी पार्टी को, जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, ताकि उन्हीं की वजह से ये जीत हासिल हुई है। और साथ में हम आदरणीय इंडिया गठबंधन को जो उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ से लड़ने का इतनी बड़ी जीत मिली है आपको, 1 लाख से ऊपर की जीत मिली, उस पर क्या कहना चाहिए? उम्मीद थी, इतनी बड़ी जीत थी? बिल्कुल उम्मीद थी, हमको पूरी उम्मीद थी कि हमको यहाँ की सम्मानित जनता निश्चित सेवा करने का मौका देंगे और इससे ज्यादा अंतर से देंगे। प्राथमिकताएं क्या प्राथमिकताएं? पहला सबसे बड़ा काम प्रोजेक्ट क्या करेंगे? जौनपुर की जो भी विकास की बातें होंगी, जो जौनपुर की प्राथमिकताएं होंगी, चाहे वो जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का रहा वो मामला, चाहे वो जौनपुर में जाम का मामला सबसे बड़ा है, आप भी इससे सहमत होंगे शायद, इन सब चीज़ों में हम लोग काम करें। ठीक, सरकार तो प्रदेश में भाजपा की है, कैसे आप इन सब चीज़ों को पूरा जो हम कर सकते हैं गवर्नमेंट से कह करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हम जो कह सकते हैं और जो हमारी बात सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर हम काम करेंगे। अपनी बात को प्रशासन को लेके क्या कहना है आप? प्रशासन को लेके हट जा एक मिनट पकड़े इसीलिए भैया चलिए बाहर, थोड़ा बाहर, थोड़ा यहाँ जगह भी कम है। 2 मिनट 1 लाख वोटों से और जौनपुर की महान जनता को बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गाड़ी तो मंगवा दीजिए हमारी अंदर पार्टी, जितनी भी हमारे पैर में दिक्कत है साहब, वहाँ गाड़ी मंगवा दीजिए बाहर से, गेट से खोल दीजिए। करता हूँ उनके सबके बदौलत, क्योंकि सहायक आपको लोकसभा कितने विकास कार्य होंगे, लोकसभा में जज हुई है, कितने विकास कार्य होंगे, कितने विकास कार्य होंगे आपको? जितना हम कर सकते हैं पूरा समय जौनपुर के विकास में लगाएंगे। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं सभी हमारे जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर
आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों या समाजवादी पार्टी जीती क्यों, अगर यह सवाल सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र या फिर लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए पूछा जाता तो इसका सीधा जवाब होता कि जिसके साथ लोकमत है वो जीत गया, जिसके साथ लोकमत कम है वो पराजित हो गया। लेकिन चूंकि आपने जौनपुर के संदर्भ में विशेष तौर पर पूछा है, मैं आपका आशय समझ रहा हूँ, उसके अनुसार मैं आपको यह बात बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दोनों सीटें क्यों हारी और उसकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों पर फतह क्यों और कैसे हासिल की। थोड़ा सा पीछे जाना होगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह दूं कि जो बीत गया वो इतिहास होता है और इतिहास में अगर मगर का कोई स्थान नहीं होता। तो इस अगर मगर के बजाय मैं उसकी समीक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जौनपुर संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ की कोई बहुत अच्छी ज़मीन नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी जौनपुर से चुनाव हार चुके हैं। तो इसलिए मैं एक अलग तरीके से इसकी समीक्षा करना चाहूँगा। देखिए, कुल मिलाकर दोनों सीटों में यहाँ पर 9 विधानसभाएं जुड़ती हैं और एक पिंडरा, वाराणसी की पिंडरा विधानसभा को जोड़कर जौनपुर की दोनों सीटें पूरी की जाती हैं। मतदाता लगभग 40 लाख के आसपास दोनों संसदीय क्षेत्रों से आते हैं। पहले नंबर समाजवादी पर दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी रही, उसने चुनाव जीता, और दूसरे नंबर पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहे। तो अगर हम सबसे पहले मछली शहर की समीक्षा करें तो मछली शहर में 5 विधानसभा, मछली शहर, मणियाहू, जफराबाद
केराकत और पिंडरा। तो इन पांचों विधानसभाओं में दोनों प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस ये रहा कि विजयी प्रत्याशी प्रिया सरोज मछली शहर, जफराबाद, केराकत, इन 3 विधानसभाओं में लीड स्थापित कर आगे बढ़ी। बीपी सरोज जो पूर्व सांसद भी रहे हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने 2 सीटें वाराणसी की पिंडरा और मणियाहू सीट पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन वह बढ़त इतनी नहीं थी कि वो उन्हें चुनाव की वैतरणी पार करा दे। जैसे पिछली बार हुआ था, वो इन 4 सीटों के जोड़ पर पिछड़ गए थे। पिंडरा विधानसभा की सीट जब खुली तो वहाँ उन्हें भरपूर मत मिले और भरपूर मत मिलने के बाद उन्होंने मामूली मतों के अंतर से लोकसभा में प्रवेश किया। तो ये तो स्थिति थी वहाँ की। अब हम अगर लौट कर आते हैं जौनपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ की 5 विधानसभाएं जौनपुर सदर, मुंगराबाद शाहपुर, शाहगंज, खुटहन और बदलापुर, जिनमें उनके और उनके सहयोगियों के 3 विधायक 2 बार से प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री होने के बावजूद पांचों विधानसभाओं में एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल नहीं हुई। ये बड़ा सवाल उठता है कि जब आपके विधायक हैं, आपका मंत्री है, आपका संगठन सबसे मजबूत संगठन है, आपने बूथ स्तर तक चुनाव के लिए तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसी स्थिति सवाल तो खड़े करती है। आपका सवाल नाजायज नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की तैयारी लगभग 3 साल पहले से शुरू कर दी थी। उन्होंने तरह तरह की मीटिंग्स कर बूथ स्तर तक, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर रखा था, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय हुई थी। संगठन के नाम पर उनके पास सिर्फ कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम बना बनाया संगठन था। तो आप ये मान लें कि संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जितवाने की, उसे संसद या विधानसभा तक पहुंचाने की। तो पहला जवाब तो यही है कि जनपद का भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह नकारा साबित हुआ, बेकार साबित हुआ कि वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को जो उन्होंने तैयारियां कर रखी थी, पन्ना प्रमुख का मतलब है कि हर बूथ के मतदाताओं के एक एक पन्ने के लिए एक एक जिम्मेदार आदमी इनके पास था। इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला रखा था। लेकिन आपको एक रेफरेंस में छोटी सी बात बता दूं, जो राज्य मंत्री गिरीश यादव और सदर विधायक का अपना बूथ था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। तो ये सारे जो आंकड़े निकल कर आते हैं, ये प्रथम दृष्टया में ये बताते हैं कि संगठन यहाँ पर पूरी तरह से असफल रहा। जनता को पार्टी की नीतियाँ, पार्टी के की जानकारियाँ, उसके प्रोग्राम्स, उनकी दी हुई अब तक की सुविधाओं के बारे में बताने और उनसे मत अपने पक्ष में कन्वर्ट कराने में। ये तो एक चीज़ हो गई। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के लिए ये बात एक जैसी है। दूसरी चीज़ अब आप देखिए, चुनाव प्रचार। इस
जनपद की दोनों सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके बाद आप देखें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके बाद आप देखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम बड़े नेता जनपद में प्रचार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कृपाशंकर सिंह जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं और कई घोटालों के आरोपी रहे हैं, उन्हें टिकट देकर अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को एक तरीके से निर्विकार कर दिया। वो उदास हो गए, उन्होंने किसी तरह का उत्साह उस प्रत्याशी के प्रति नहीं दिखाया। दूसरी तरफ मछली शहर के पूर्व सांसद या ये कहें कि निवर्तमान सांसद वीपी सरोज अब जो अपने विवादास्पद बयानों और अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उन्हें दोबारा टिकट देकर 5 साल में उनसे पीड़ित, उनसे दुखी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को चुनाव की गहमा गहमी से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए, ये जो थी ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल हार हो गई। बड़े नेताओं के जुड़ने के बाद आपके तमाम स्थानीय स्तर पर संगठन खड़े करने के बाद भी उम्मीदवार एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। फिर भी प्रतिबद्ध मतदाता वोट देने निकले, लेकिन उत्साह और उमंग न होने से लगभग 5-7% जो मतदान औसतन मतदान है वो कम हुआ इन दोनों ही क्षेत्रों में। इसका सीधा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भुगता और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक प्रमुख कारण और ये है कि जब चुनाव शुरू होता है, पार्टियों के अपने प्रतिबद्ध मतदाता जो उनकी वोट बैंक कहे जा सकते हैं, जो उनके लिए कुछ भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, वो वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे दिगर कुछ मतदाता और होते हैं जो साइलेंट मतदाता कहे जाते हैं। वो समय, काल, परिस्थितियां, उम्मीदवार, हर चीज़ का चयन कर उम्मीदवार को वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनते हैं। इन साइलेंट मतदाताओं को जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कन्वर्ट करने में पूरी तरह असफल रही, वहीं समाजवादी पार्टी या ये कह लें इंडी गठबंधन के सारे गुटों ने आपस में मिलकर उस जो साइलेंट मतदाता था, शांत मतदाता था, जो गुण और दोष के आधार पर उम्मीदवार और पार्टियों को परखने के लिए निगाह लगाया बैठा था, अपने पक्ष में करने में सफलता पाई। उन्होंने दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें या ये कह लें दो ऐसे मुद्दे उछाले जो सीधे जनता से कनेक्ट हो गए। उन दोनों मुद्दों में एक था भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ख़त्म कर देगी और दूसरा था हम संविधान बदल डालेंगे, 400 सीट हमें मिलेगी तो हम संविधान बदल डालेंगे। तो इससे बहुत से मतदाता इन दोनों मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के विपरीत चले गए। ये सारे मुख्य कारण हैं जिन कारण जनपद में
दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा पहुंचे। देखिए, 1 लाख 1.5 लाख वोट से किसी उम्मीदवार को जीतना एक अच्छी जीत मानी जाती है। वो जीत छोटी नहीं है, वो कमतर उसे नहीं आंका जाना चाहिए। जिस व्यवस्था में, जिस लोकतंत्र की व्यवस्था में 1 वोट से हार जीत होती है, वहाँ 1.5 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मामला उम्मीदवार के कद का अगर हो तो ऐसे सवाल या ये कहें ऐसे जुमले उड़ते ही रहते हैं। पिछली बार 4 लाख वोट से जीते या उससे भी ज़्यादा, इस बार 1.5 लाख से जीते। अजय राय पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार थे, प्रतिद्वंदी थे उनके, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट संयुक्त रूप से पड़े। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी संयुक्त विपक्ष का वोट मिला था। लेकिन निश्चित रूप से इस बार अरविंद केजरीवाल से बेहतर स्थिति में अजय राय ने परफॉर्म किया है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस चुनाव परिणाम पर आई टिप्पणी को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। अखिलेश जी ने कहा कि अजय जी, ये आपकी जीत है, हार नहीं है। तो सचमुच इतना बड़ा अगर कैंडिडेट हो सामने और आपने जीत का अंतर घटा दिया, 1/3 कर दिया, अपनी स्थिति दूसरे नंबर पर ले आए, तो इसे पराजय और विजय नहीं बल्कि ज़रूर ये कहना होगा कि व्यवस्था में तो वो हारे हैं। लोकतंत्र की जो जीत हार की व्यवस्था है, जो परिणाम घोषित करने की व्यवस्था, उसमें तो हारे हैं, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीता है। सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है।
हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। देखिए, ये हमारा जनपद जो है जौनपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी बहुत मजबूत नहीं रहा। तो प्रत्याशियों की मेहनत होने से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से कुछ सीटें या त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत जाती थी। तो इस बार जो है ये जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश में या देश में कहिए, युवाओं ने एक बदलाव का संकेत दिया है, लोकतंत्र की मजबूती का संकेत दिया है। उसका असर हर सीट पर था। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी मजबूत हुई क्यों?
ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जो जातियों के आधार पर पीडीए के आधार पर उतारा, एक तो ये कारण, और दूसरा कांग्रेस का गठबंधन जो था, इन लोगों ने ऐसे वादे किए, कई वादे ऐसे किए जो लोग, जैसे नौजवानों को लगा कि जैसे अग्निवीर वाला मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर जनता के बीच में जो लोगों ने उठाया उसका असर पड़ा। तो इस बार जो है आज लोकतंत्र में फिर से एक बार मोदी जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या यह सरकार कितने दिन तक चल सकती है? मोदी जी भाई अब परिपक्व हो चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार लेने जा रहे हैं। अब तो उनके आगे आने वाले कार्यों और उनके कार्यशैली के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी मजबूती से चलेगी, ये तो उन पर निर्भर करता है। अभी इसके बारे में किसी को सोचना, कहना जल्दबाजी हो। तो अभी जैसा कि चुनाव इस बार मोदी जी और अजय राय लड़ रहे थे बनारस में, तो वहाँ पर इस बार मोदी जी बहुत कम वोट से, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, हाँ, कम ये जो कम मार्जिन से जीत हुई है, ये एक समीक्षा का विषय है। इसका कारण क्या वही है, वो बेरोजगारी, महंगाई का। वहाँ भी नए जो मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उनको उन लोगों ने जो है उस पर विरोध किया होगा, वो शेयर घटा है। तो अभी जो है जैसे ही मतदान खत्म हुआ तो वो कांग्रेस कार्यालय पर कुछ महिलाएं पहुंची, जो कि दिया गया था कि टकाटक देंगे पैसे, जो है 8,500। ये सब जो है, जो चुनाव में लोग बोलते हैं, तो बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, या कोई प्रायोजित करके भेज दिया होगा, तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में इसमें शासन की क्या स्थितियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब विधायिका को मजबूत होना पड़ेगा। कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है, इसकी मनमानी चल रही है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अंकुश लगा लेंगे और जनहित की समस्याओं को विधायक या कार्यकर्ता या जो भी उठावे, जो आम पब्लिक, उसको ये लगेगा कि हमारी सुनवाई हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से फिर मजबूती आएगी। नहीं तो फिर प्रदेश की जनता उसी तरह से बेहाल रहेगी और अपने समय पर जो होगा देखा जाएगा। जनपद जौनपुर में रहे राज्य मंत्री 2 बार, उन्होंने अपने बूथ को नहीं मजबूत कर पाए, इसका क्या कारण? देखिए, ये कभी कभी गांव की स्थिति अलग होती है। कभी जो बहुत से लोग जैसे नेता हो जाते हैं, तो गांव के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते या बहुत अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए गांव में ये कहना कि हार गए, तो ये तो भाई पता नहीं क्यों नाराज़गी रही होगी गाँव के लोगों की, और कहा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या सरकार बनने के बाद केंद्र में आदित्यनाथ को क्या हटाया जा सकता है? अभी इस सब चीज़ों का अभी कोई मतलब नहीं है, न हटा पाएंगे, इसलिए कि बहुत मजबूत हैं वो योगी आदित्यनाथ, प्रदेश में बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, तो उनको हटाए जाने के बारे में जो है कहीं चर्चा तो नहीं है। अब ऐसा कोई है नहीं, तो भाई उनके अंदरूनी मामला, उनके नेतृत्व का जो चाहे निर्णय नहीं। अभी भी इतने दिन हो गए, अब लगभग 3 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए, तो अभी भी जो है तमाम ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। यही दिक्कत है कि सरकार योजनाएं बनाती है, अच्छी योजनाएं भी आई हैं, विकास के भी का प्रयास किया गया है, लेकिन उसको धरती पर उतारा, उसकी मॉनिटरिंग, उस पर भ्रष्टाचार को रोक करके कार्य को पूरा करना समय पर, इन सब चीज़ों का अभाव है। यही मेरा कहना है कि ब्यूरोक्रेसी मनमानी कर रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। मछली साहब की जो सांसद अभी बनी है प्रिया सरोज जी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो बनारस में एक फैक्ट्री लगाई गई है, दूध की फैक्ट्री अमूल की, वहाँ पर सब गुजरात से आए हैं और वहाँ की जनता जो मूल निवासी हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये तो सही है कि क्षेत्रीय लोग रोज़गार नहीं पा रहे हैं, एक समस्या है, लेकिन हमारे सांसद जी इस मामले में हमें अपरिपक्वतापूर्ण बात की है। वो तो भाई प्राइवेट फैक्ट्री है, सरकार की तो है नहीं, तो प्राइवेट फैक्ट्री जो इसकी इच्छा होगी रखेगा, लेकिन ये उचित होता है कि अगर अच्छा होता है कि अगर क्षेत्रीय लोगों को मिलता, तो बहुत लोग यहाँ बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल जाती। तो इस पर जो है यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी, जो सांसद लोग बैठक चल रही, नहीं, वो तो एक औपचारिक बैठक होती है, चुनाव जीतने के बाद नेता का औपचारिक रूप से चयन होता है, बाकी और क्या होता है। तो
इस समय आप भी जो है कई बार यहाँ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इस क्षेत्र की जनता आपको बहुत चाहती है। तो आने वाले समय में क्या आप जो है कुछ काम करोगे? देखिए, अगर सरकार विकास की योजनाओं को और बढ़ा चढ़ा के जनता तक पहुंचाएगी, बेरोजगारी की समस्याओं पर कुछ कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा, युवाओं को कुछ जो है रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, तब तो आगे आने वाले चुनाव अच्छे चुनाव होंगे। नहीं, जो अगर ये नहीं कर पाया कोई सरकार हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो चुनाव अगले अच्छे नहीं होंगे। नहीं, लेकिन आपका तो कार्यकाल अच्छा रहा है, आपके यहाँ तो हमारी बात छोड़िए, हम बहुत वो नहीं है, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का जो दुख दर्द है जो सुनते हैं, करते हैं, जो कर सकते हैं। अब सरकार की योजनाओं को तो यहाँ जो आएगी हम लोग उसे वही नहीं कर पाएंगे। योजनाएं आती हैं तो उस पर हम लोग मेहनत करते हैं कि आम आदमी तक पहुँचाया जाए। तो अभी तक कितने जो है कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर इस विधानसभा में मिला है? अब ये तो कुछ सड़कें बनी, कोई पर्यटन के केंद्र आए हैं, पैसे बन रहे हैं, और कोई बड़ी योजना तो अभी आई नहीं। तो इस पर जो है आपने शासन प्रशासन को लिखा है? नहीं, शासन प्रशासन में कुछ नहीं होता है। हम लोग विधानसभा में इस मुद्दे को कई नियमों में उठाते हैं, अगर वहाँ से स्वीकृति हो जाती है तो ठीक है, ना जो नियमित पैसा आता है उसमें तो प्रस्ताव दिया ही जाता है।